नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदिशंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी है आपके पास अच्छी बात, और आपकी ये अच्छी बात यह है कि इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है कि समय का इंतजार आप अगर ऐसे करते बैठेंगे कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, ये बात बिल्कुल ही बकवास है। टी शर्ट में लोग ने छपवाया है कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उसी समय को, जिस समय पर आप चल रहे हैं वर्तमान समय पर, उसी समय को आपको अच्छा बनाना पड़ता है। समय कभी अच्छा आता नहीं है, समय को अच्छा बनाना पड़ता है। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने दैनिक आचार विचार से समय को अच्छा बनाना पड़ता है। तो आप सभी अपने समय का भरपूर उपयोग करें और अपने आप को एक सफल व्यक्ति बनाने का प्रयास करते रहें। इसी बात के साथ चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास में और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न यह है कि हाल ही में क्लोक सिंड्रोम जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? व्हेन वाज क्लोक सिंड्रोम अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो इसे क्लोव सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, क्लोक सिंड्रोम या क्लोव सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। और इसको जो मनाया गया है क्लोक सिंड्रोम दिवस, यह मनाया गया है 3 अगस्त को। ठीक है, याद रखेंगे 3 अगस्त को मनाया गया है। बात करें खबर की, तो हर साल 3 अगस्त को दुनिया क्लोक सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाती है, ताकि क्लोक सिंड्रोम एक दुर्लभ और जटिल आनुवांशिक विकार के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। यह दिवस इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से पीड़ित लोगों के लिए सामुदायिक समर्थन, शीघ्र पहचान और बेहतर उपचार की उपलब्धता के महत्व पर जोर देता है। और अगर आप इस सिंड्रोम की बात करेंगे तो ये काफ़ी खतरनाक एक सिंड्रोम होता है। और ध्यान रखेंगे, यह आनुवांशिक बीमारी नहीं है, आनुवांशिक बीमारी नहीं है, बल्कि जन्मजात बीमारी है। ठीक है, आनुवांशिक बीमारी नहीं है, आनुवांशिक नहीं है, क्या है? जन्मजात है। इसका मतलब यह होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो शुरुआती समय पर जब उसके शरीर पर विकास हो रहा होता है तो उसके जीन में क्या होता है? म्यूटेशन। इसमें क्या होता है? जीन म्यूटेशन होता है। और इसी जीन म्यूटेशन के कारण उसमें जो वशीय ऊतक होते हैं, याद रखेंगे, वशीय ऊतक यानी कि लिपिड वाले जो टिश्यू होते हैं, उन वशीय ऊतकों में वृद्धि होने लगती, ग्रोथ होने लगती है, और यही ग्रोथ बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण ये क्लोक सिंड्रोम होता है। इसमें शरीर के अंगों में असामान्य वृद्धि होती है, जिससे कि शरीर के जो प्रॉपर शेप जो शरीर का होना चाहिए वह नहीं होता है। ठीक है, तो यह एक जन्मजात विकार है, आनुवांशिक नहीं है, हालांकि म्यूटेशन से संबंधित है, जीन के म्यूटेशन से। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहां भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो वेयर हैज द थर्ड शिप ऑफ द नीलगिरी क्लास INS हिमगिरी बीन हैंडेड ओवर टू द इंडियन नेवी रिसेंटली? तो ये 31 जुलाई को सौंपा गया है कोलकाता में। याद रखेंगे कहां पर? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी में सौंपा गया। बात करें खबर की, तो भारतीय नौसेना ने 31 जुलाई 2025 को, याद रखेंगे, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता द्वारा वितरित प्रोजेक्ट 70A के तहत नीलगिरी श्रेणी के तीसरे जहाज INS हिमगिरी को शामिल करने के साथ स्वदेशी रक्षा निर्माण में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीकी और मार्ग क्षमता का प्रदर्शन करने वाला यह युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत की समुद्री युद्ध क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। तो ये INS हिमगिरी आप देख पा रहे होंगे, ये इस श्रेणी का तीसरा युद्धवाहक पोत है, जो कि बनाया किसके द्वारा गया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के द्वारा। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स प्रोजेक्ट 70A पर काम करती है और ऐसे बहुत सारे युद्धपोतों को विकसित कर रही है। अगर हम बात करें इसकी नीलगिरी की, तो इसके लिए सबसे पहले इसकी नींव की बात की जाए कि इसके बारे में सोचा कब गया था, तो इसकी नींव डली थी 10 नवंबर वर्ष 2018 को। और अगर इसको लॉन्च की बात की जाए कि इसको लॉन्च कब किया गया था, तो इसे लॉन्च किया गया था 18 दिसंबर वर्ष 2020 को। और अब इसे फाइनली
कमीशन कब किया गया है, भारतीय नौसेना में इसे कमीशन कब किया गया है, तो इसके कमीशन की बात करेंगे तो याद रखेंगे 31 जुलाई 2025। तो 31 जुलाई 2025 को इसे भारतीय नौसेना में कमीशन कर लिया गया है, ये आपको याद रखना। और ये जो INS हिमगिरी है, इसमें जो सामग्री का उपयोग हुआ है वह 75% कैसी है, भारतीय सामग्री है। याद रखेंगे 75% भारतीय सामग्री या स्वदेशी सामग्री है। और इसके बात के कारण इस बात से पता चलता है कि भारत जो है अब बहुत तेज से विकसित हो रहा है और भारत अपने ही स्वदेशी चीजों का उपयोग करके अपने युद्धपोत भी बना रहा है। अगर हम बात करें थोड़ा सा भारतीय सेना के बारे में, तो भारतीय सेना जो है, भारतीय नौसेना बहुत ही एक कुशल सेना है ना, भारतीय नौसेना। और भारतीय नौसेना की अगर स्थापना की अगर बात करेंगे तो भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 में हुई थी। हालांकि इसकी स्थापना बहुत पहले हुई थी, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो 1612 में 5 दिसंबर 1612 में इंडियन मरीन के नाम से इसकी स्थापना की थी और बाद में यही बदलकर 26 जनवरी 1950 को भारतीय नौसेना हो गई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। याद रखेंगे कहाँ है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगर यहाँ के प्रमुख की बात करेंगे कि भारतीय नौसेना का प्रमुख कौन है, तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी जिसके प्रमुख हैं नौसेना के, ठीक है। और इसके आदर्श वाक्य की बात करोगे तो आदर्श वाक्य है शं नो वरुणः। यह लिखा रहता है इसके लोगों में और इसका आदर्श वाक्य भी है सम नो वरुणा है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है? Which state has recently announced the lifting of the ban on heritage sport? तो ये जो राज्य है यह है पंजाब में बहुत सारे हेरिटेज खेल होते थे, जैसे कुत्तों की दौड़, कबूतर की दौड़, बैलगाड़ी दौड़, ऐसे जो जितने भी हेरिटेज खेल थे या विरासत खेल थे उन्हें प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन अब हाल ही में इसमें से प्रतिबंध हटाने की घोषणा पंजाब सरकार ने कर दी है। तो बात करें खबर की, तो पंजाब सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घुड़दौड़ और कबूतर दौड़ जैसे पारंपरिक विरासत खेलों पर लंबे समय से लगा प्रतिबंध हटा दिया है, जिससे राज्य की सांस्कृतिक पहचान का पुनरुत्थान हुआ है। हेरिटेज खेल, विरासत खेल या लोक परंपराएं, ये सारी चीजें किसी भी संस्कृति की जो होती नींव होती हैं, उस संस्कृति की पहचान होती है। तो ऐसे जितने खेल थे पंजाब की संस्कृति में, ऐसे सभी खेलों पर बैन लगाया गया था, लेकिन अब जो है ऐसे बैनों को हटाया गया है ताकि जो सांस्कृतिक जो पहचान है पंजाब की, वहाँ के जो विरासत खेल है उनको पुनर्जीवित किया जा सके, ठीक है। और ऐसे हेरिटेज खेल और भी होते, जैसे आप अगर बात करेंगे महाजनपद काल की, तो उस समय होता था मल्ल युद्ध के नाम से आप जानते होंगे। महाभारत काल की बात करें तो मल्ल युद्ध, जिसे आज हम कहते हैं कुश्ती, तो कुश्ती भी एक क्या है, हेरिटेज खेल ही है। बात करें पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी की बात अगर की जाए, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए तो पंजाब राज्य के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, ये यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर सीएम की बात की जाए, मुख्यमंत्री की बात की जाए, तो भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भगवंत, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, गवरी उत्सव राजस्थान में मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? गवरी फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी इन राजस्थान? तो राजस्थान में
भील बहुत मात्रा में है और भील समुदाय के लोग जो हैं वह गौरी उत्सव को मनाते हैं और यह जो समुदाय है लगभग 40 दिनों तक चलता है, 1 महीने 10 दिन तक चलता है और ये आदिवासी संस्कृति की पहचान है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से आदिवासी समुदाय जो है, भील समुदाय जो है वह नृत्य करता है, तरह तरह के पारंपरिक त्योहार या उत्सव इसमें मनाए जाते हैं। बात करें खबर की तो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में 40 दिनों तक चलने वाला गौरी उत्सव जो कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्सव है, यह उत्सव श्रावण और भाद्रपद यानी जुलाई अगस्त के महीनों में मनाया जाता है और इसमें भील समुदाय के लोग भाग लेते हैं। यह एक लोक नृत्य है जो 40 दिनों तक चलता है। भील एक जनजाति है जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखेंगे, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है भील, है ना। अगर इस त्योहार की बात की जाए तो ये त्योहार बड़ा ही प्यारा त्योहार है जिसमें सभी भील भाई बहन बढ़िया से सजते धजते हैं और बढ़िया से नृत्य करते हैं और लोक गायन करते हैं और उनके जितने भी सांस्कृतिक जो वाद्य यंत्र हैं उनको भी बजाते हैं। अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान की, तो राजस्थान में और भी उत्सव मनाए जाते हैं। जैसे एक उत्सव मनाया जाता है जिसे बोलते हैं गणगौर उत्सव और गणगौर उत्सव मनाया जाता है चैत्र के महीने में, मार्च अप्रैल में मनाया जाता है गणगौर। इसके साथ साथ ही हरियाली तीज भी यहाँ पर बहुत मात्रा में मनाया जाता है और हरियाली तीज मनाते अभी हाल ही में मनाया गया है श्रावण मास में, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो मारवाड़ उत्सव भी मनाया जाता है राजस्थान में, मारवाड़ उत्सव। और ये मारवाड़ उत्सव जो है यह मनाया जाता है जोधपुर में। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वहाँ के जो राजस्थान के जितने भी महान सूरवीर थे उन सूरवीरों को याद करके उनकी याद में मनाया जाता है मारवाड़ उत्सव और ये मनाया जाता है जोधपुर। यहाँ पर ऊंट महोत्सव भी मनाया जाता है, राजस्थान में ऊंट महोत्सव भी मनाया जाता है और ये ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में, याद रखेंगे, बीकानेर में मनाया जाता है। और अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर एक विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है जिसे जानते हैं पुष्कर मेला के नाम से। और पुष्कर मेला ऐसा मेला है जो कि पशुधन के लिए प्रसिद्ध है, विश्व का सबसे बड़ा पशुधन मेला इसको बोला जाता है पुष्कर मेला को। और इसी पुष्कर में ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है, याद रखेंगे, ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर में है, राजस्थान में एकमात्र मंदिर यहीं पर है। ये भी आपको याद रखना है राजस्थान के बारे में, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में बसोहाली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल बसोहाली उत्सव 2025 विल बी ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो ये मनाया गया है जम्मू कश्मीर में, याद रखेंगे। बात करें खबर तो बासोहाली उत्सव का तीसरा संस्करण 28 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का आयोजन रामायण की परंपराओं पर केंद्रित होगा, याद रखेंगे। इस वर्ष का उत्सव रामायण को ध्यान में रखकर मनाया जाएगा जम्मू एवं कश्मीर में, ये आपको याद रखना है बासोहाली उत्सव। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार मिला है? रिसेंटली हु हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट ऑर्गन डोनेशन अवार्ड इन द कंट्री? तो ऑर्गन या अंगदान के क्षेत्र में जो तेलंगाना राज्य है वह सबसे ऊपर है। और अंगदान जो है एक बहुत ही अच्छी पहल होती है जिससे कि जो प्रभावित लोग होते हैं उनकी जीवन बचाया जा सकता है। और ऐसे मामले में तेलंगाना राज्य जो है टॉप पर आया है अभी हाल ही में। तेलंगाना राज्य में सबसे ज्यादा अंगदान करते हैं लोग। बात करें खबर की तो देश में सबसे ज्यादा अंगदान तेलंगाना राज्य में हुआ है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य सरकार को इसके लिए सम्मानित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हाल ही में राज्य के जीवनदान कार्यक्रम के प्रतिनिधियों को यह पुरस्कार प्रदान किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार तेलंगाना में 2024 के दौरान प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 4.88 अंगदान की दर दर्ज की गई, जो काफी ज्यादा है, जबकि राष्ट्रीय औसत प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 0.8 है।
याद रखेंगे राष्ट्रीय दर क्या है, राष्ट्रीय दर है 0.8। और तेलंगाना की दर क्या है, तेलंगाना की, तो तेलंगाना की दर की अगर बात की जाए तो यह है 4.88, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इस दर के साथ पूरे भारत वर्ष में तेलंगाना जो है टॉप पर है अंगदान करने के लिए। अगर भारत की बात की जाए तो भारत पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है अंगदान के मामले में, तीसरे स्थान पर, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यह है कि वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत किस स्थान पर रहा है, यानी कि मछली के उत्पादन में भारत पूरे विश्व भर में कौन सा स्थान रखता है। तो अब भारत है दूसरे स्थान पर, याद रखेंगे दूसरे स्थान। पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर चीन है, पहले स्थान पर चीन है। चीन में सबसे ज्यादा मत्स्य पालन होता है, मत्स्य का उत्पादन होता है, और भारत जो है दूसरे स्थान पर। बात करें खबर की तो भारत ने एक बार फिर वैश्विक मत्स्य क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति को सिद्ध करते हुए दुनिया में मछली उत्पादन में दूसरा स्थान हासिल किया है। मत्स्य पालन के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार द्वारा मत्स्य पालन के क्षेत्र में सतत और उत्तरदायी विकास के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य नीली क्रांति लाना है, जिसमें मछुआरों के कल्याण और मत्स्य पालन क्षेत्र के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाएगा। तो याद रखेंगे मछली पालन से संबंधित, है ना, याद रखेंगे मछली पालन से संबंधित क्रांति, संबंधित क्रांति को क्या कहते हैं, नीली क्रांति, है ना, नीली क्रांति, नीली क्रांति कहते हैं मत्स्य पालन को, श्वेत क्रांति कहते हैं दुग्ध पालन को, हरित क्रांति कहते हैं फसलों के उत्पादन को, ऐसे पीली क्रांति कहते हैं सरसों के उत्पादन को, और ऐसे नीली क्रांति कहते हैं मत्स्य पालन को। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हाल ही में इसरो ने कहां पर होप स्टेशन की स्थापना की है, वेयर डिड इसरो इस्टेब्लिश होप स्टेशन। तो ये जो है लद्दाख में स्थापित किया गया है होप स्टेशन। होप स्टेशन एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें ऐसा लगता है कि आप मंगल ग्रह पर रह रहे हो। तो मंगल ग्रह पर जाने के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया ताकि लोगों की यहाँ रहने पर आदत लग जाए। बात करें खबर की तो होप हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन की स्थापना की है। इसरो ने लद्दाख की तुसोकार घाटी में होप की स्थापना की है। यह एक उच्च ऊंचाई वाली जगह है जहां का वातावरण मंगल ग्रह जैसा ही देखने को मिलता है। ये परीक्षण मिशन 10 दिन तक चलेगा। 1 अगस्त से, याद रखेंगे 1 से 10 अगस्त तक यह परीक्षण मिशन चलेगा, जिसमें ये आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि ये होप स्टेशन है। इसका जो वातावरण है पूरी तरीके से मंगल ग्रह की तरह रहता है। तो वैज्ञानिकों को यहाँ पर, वैज्ञानिक यहाँ पर रहकर मंगल ग्रह के बारे में वहाँ की चीज़ों को फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे और शोध कर पाएंगे। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने कहाँ 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू की है। वेयर हैज वेस्टर्न रेलवे रिसेंटली स्टार्टेड द हेरिटेज ट्रेन ऑन द 155-year-old लाइन। तो ये स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। ये एक मीटर गेज ट्रेन है, यानी कि जिसके जो ट्रैक हैं उसकी चौड़ाई जो है 1 मीटर होती है। और ये मीटर गेज ट्रेन मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। कहाँ पर, पाताल पानी को जाने के लिए ये ट्रेन शुरू की गई है। बात करें खबर की तो पश्चिमी रेलवे ने मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठित पातालपानी कालाकुंड लाइन पर अपनी 9.5 किलोमीटर मीटर गेज हेरिटेज ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू कर दिया है। पर्यटकों की संख्या में काफी कमी के कारण पहले भी कुछ समय के लिए सेवा स्थगित कर दी गई थी। अपने समृद्ध इतिहास और मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों के साथ यह ट्रेन हेरिटेज पर्यटन के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक प्रमुख आकर्षक बनी हुई है। याद रखेंगे एक मीटर गेज ट्रेन है जिसके ट्रैक की चौड़ाई 1 मीटर होती है और कुल लंबाई पाताल पानी से कालाकुंड स्टेशन के लिए 9.5 किलोमीटर है। याद रखेंगे
9.5 किलोमीटर है ना। पाताल पानी क्या है? तो एक झरना है, एक झरना है जो कि कितना है? 300 मीटर ऊंचा है, 300 मीटर, सॉरी 300 फुट ऊंचा है, 300 फुट ऊंचा है, 300 फुट ऊंचा है यह झरना, और बहुत ही सुंदर है, घने वृक्षों से घिरा हुआ यह झरना है। और इसको जाने के लिए आपको कालाकुंड स्टेशन पर उतरना पड़ेगा, और इस कालाकुंड स्टेशन को जाने की वाली जो ट्रेन है वह पाताल पानी कालाकुंड, ये जो ट्रेन हेरिटेज ट्रेन है ये जाती है। और इस कालाकुंड से लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं पाताल पानी। और ये दोनों ही, पाताल पानी और कालाकुंड दोनों ही किस जिले पर आते हैं? तो इंदौर जिला है मध्य प्रदेश में, और ये इंदौर जिले के अंतर्गत आते हैं पाताल पानी और कालाकुंड। ये आपको याद रखना है। साथ ही मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, राजधानी है भोपाल। और यहाँ के राज्यपाल की अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर सीएम की, मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के सीएम हैं, डॉक्टर मोहन यादव, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण आज के करंट अफेयर बन सकते थे वे सभी हम आपके सामने लेकर आए थे और उन पर विस्तृत हमने चर्चा की। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और जो आज का जो करंट अफेयर है वह आपकी परीक्षा में सहयोग अवश्य करेगा। आप सभी को अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक पहुँचाएँ, और अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो शेयर भी करें। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।